साथियों नमस्कार, सुप्रभात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः स्वागत करता हूं प्रेरणा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इससे पहले के अध्याय में हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारणों पर चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश। मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, और राजवंशों के अलावा हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे प्रमुख राजवंशों का और राजवंश एवं प्रमुख शासकों के बारे में। शासक तो मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश के बारे में, राजवंशों के बारे में और प्रमुख शासकों के बारे में हम अध्ययन करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मगध पर शासन करने वाले जो राजवंश है उन्हें हम दो तरीके से याद करेंगे। एक, जो बच्चे वैसे याद करना चाहते हैं उन्हें मैं वैसे याद करवा दूंगा, और जो बच्चे ट्रिक की सहायता से याद करना चाहते हैं तो मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बना करके भी याद करा दूंगा। सबसे पहले मगध पर शासन करने वाले राजवंशों में जो पहला राजवंश आता है वो है बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश, यहाँ पर भी दोस्तों मतभेद है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बृहदत्त वंश है उसके बारे में केवल पुराण और महाकाव्यों में ही जानकारी मिलती है कि कोई बृहदत्त वंश ने शासन किया था मगध के ऊपर, जबकि बौद्ध ग्रंथ बृहदत्त वंश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देते। बृहदत्त वंश के बाद में हमें जानकारी मिलती है कि आगे एक वंश आता है, उसका नाम है हर्यक वंश। आगे जो वंश आता है उसका नाम है हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद में अगला जो वंश आता है, हर्यक वंश की समाप्ति करने के बाद में उस वंश का नाम होता है शिशुनाग वंश। क्या नाम होता है? शिशुनाग वंश का शासन आता है। शिशुनाग वंश के बाद में जो शासन आता है वो है नंद वंश का। किसका शासन आता है? नंद वंश का शासन आता है। तो आप इतना याद रखोगे कि क्रम से बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। और इनके बाद में आगे हम बात करें तो इनके बाद में एक राजवंश आता है नंद वंश के बाद में। उस राजवंश का नाम है मौर्य वंश। मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद में जो राजवंश आता है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे शुंग वंश आता है। शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद में अगला जो वंश आता है वो है कण्व वंश आता है। कण्व वंश, और इसके बाद में जो वंश आता है वो है मित्र वंश। मित्र वंश, और मित्र वंश के बाद में जो वंश आता है वो है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। तो ये मगध पर शासन करने वाले वंश है, उनका क्रम है। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक्स है, उसके सहायता से भी आप इन्हें याद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो ट्रिक्स में आपको याद रखना है कि एक लड़का होता है और उसकी गर्लफ्रेंड होती है एक, और वो सुंदर होती है, तो वो कहता है कि बहुत हसीन मासूका, कि मेरी एक बहुत हसीन मासूका थी और उसको मैं अब क्या करता हूँ, मिस करता हूँ, क्योंकि उसकी तो शादी हो गई। तो बहुत हसीन मासूका है उसको लोग मिस करते हैं, जो हसीन होती है उसे ही मिस करते हैं। अब मुझे ये पता नहीं है कि आप लोगों को कितनी मासूकाएं हैं और आप मिस करते हो या नहीं करते हो। अगर आपको ये वंश याद रखने हैं क्रम से तो आपको ये ट्रिक्स भी याद रखनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बात करें कि बहुत से आप एक वंश बनाओगे, बहुत से, और कौन सा वंश रहेगा? ये बृहदत्त वंश। बहुत से आपको नंबर एक वंश बनाना है। कौन सा वंश बनाना है? बृहदत्त वंश। ऐसे आपको दूसरा वंश बनाना है। कौन सा है? हर्यक वंश। उसके बाद में सी से आपको शिशुनाग वंश बनाना है। कौन सा बनाना है? शिशुनाग वंश। और न से आपको नंद वंश बनाना है। न से कौन सा वंश बनाना है? नंद वंश बनाना है। उसके बाद में माँ से आपको मौर्य वंश बनाना है, और सु से आपको
शुंग वंश बनाना है, शु से आपको शुंग वंश बनाना है, और का से आपको याद रखना है कण्व वंश। का से कौन सा वंश रखना है? कण्व वंश रखना है। और उसके मी से आपको मित्र वंश बनाना है, मित्र वंश। और से आपको सातवाहन वंश बनाना है। तो ये ट्रिक्स है, इसके आधार पर आप याद कर लो। जो सीधे याद करना चाहते हो वो सीधे भी याद कर लो। बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नर वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, उसके बाद में कण्व वंश, मित्र वंश, सातवाहन वंश। ये इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखते हैं कि इनका शासनकाल हम याद करेंगे। इनका शासनकाल याद करने के लिए बृहदत्त वंश के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं मिलती। बस बृहदत्त वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो सिर्फ इतनी सी मिलती है कि बृहदत्त वंश के बारे में आपको इतना रखना कि इनका जो काल है ब्रह्मदत्त वंश का, ये कहीं न कहीं महाकाव्य काल वह पुराणों से संबंधित है। पुराणों में इनकी जानकारी मिलती है। तो महाकाव्य रामायण महाभारत के समकालीन माना जाता है कौन सा? बृहदर्थ वंश। इतना आपको याद रखना है। अब आगे हर्यक वंश के बारे में बात करें तो इनमें आपको याद रखना है कि हर्यक वंश है, इनका कार्य कब से कब तक है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है। जिस वंश में डबल अक्षर आएंगे, जिस वंश के नाम में डबल अक्षर आ जाएंगे तो आपको क्या करना है? उसके लिए आपको 44 लिखना है, 44 लिखना है डबल अक्षर, या उसके संस्थापक में डबल अक्षर आएंगे तो आपको 44 मतलब 44 लिखना है। तो यहाँ पे हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो है 544 BC से लेकर के 412 BC तक, 412 BC तक ये रहेगा। तो हर्यक वंश का काल हो जाएगा 544 से 412 BC तक। उसके बाद में हम बात करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। सब 544 44 तो याद रह गया, 500 ये 412 कैसे लिखा? तो आप याद रखना कि ये 4 है, ये 4 है और ये 5 है, इनको जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा कैसे जाता है कि इनका जो शासनकाल है हर्यक वंश का वो कब से लेके कब तक था? 413 से 12। तो इनका अंतिम शासक की हत्या कर दी गई 413-12 ईस्वी में। तो लास्ट वाली डिजिट हम लेते हैं, तो हमने यहाँ पे लास्ट वाली ले ली, वरना इनका योग 13 हो रहा है। ऐसे करके आप याद रखोगे। शिशुनाग वंश की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है 412 तो याद रखना ही है। और यहाँ पे 1 से आ रहा है और 1 से 2 से आने के कारण आपको यहाँ पे क्या लगाना है? 44 लिखना है। मैंने कहा कि 2 अक्षर आने पर आपको 44, तो आपने यहाँ 44 लिख दिए। अब देखो यहाँ 544 है तो 444 तो आएगा नहीं, 412 यहीं आ गया, तो ये आ जाएगा 344 BC, 344 BC। ये है शिशुनाग वंश का काल। इसी के बाद में हम बात करते हैं नंद वंश की। नंद वंश में 344 आपको यहाँ पे लेने हैं, 344। अब ये कहाँ तक चलेगा? तो आप याद रखना यहाँ पे 2 ने आ रहा है, एक ने ये और एक, पर आधा आ रहा है, एक ने कैसे आ रहा है? आधा आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसमें से आधा कर लेना 4 में से। अब आधा करेंगे तो कैसे लिखोगे आप? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 323 BC। तो ये 4 में से आधा किया और इस 4 में से थोड़ा सा कम किया, मतलब ऐसे। तो नंदों ने लगभग 22 साल तक शासन किया था, ऐसे हम मानेंगे। तो ये 344 से लेकर के और 323, कहीं कहीं पे 322 भी मिलेगा। और 22 करेंगे तो 4 का आधा, 44 का आधा 22, आधा नहीं आ रहा है, 44 का आधा 22, ये 344, ये 322, ऐसे भी याद कर सकते हो। वैसे 323 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इनका काल हो गया। उनके कार्यकाल को हम देखें उससे पहले इस वंश के शासकों को भी साथ साथ याद करते चले। बृहदत्त जो वंश है उस पर शासन करने वाले जो शासक है उनको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है कि बृहदत्त वंश के जो शासक थे बहुत ही बलशाली थे। बृहदत्त वंश के शासक बहुत बलशाली थे। बृहदत्त के शासक जरासंध का महाभारत में उल्लेख है और वह मल्ल युद्ध के लिए प्रसिद्ध था। अब मल्ल युद्ध के लिए जो लोग कुश्ती लड़ते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं, उनका शरीर भी फौलाद की तरह मजबूत होता है। ऐसा थोड़ी अपने मेरे जैसा मतलब कोई एक मुक्का मार दे तो बस गिर जाए, तो फौलाद की तरह मजबूत होता है। मतलब हम कहें कि इनका शरीर वज्र के समान होता है। अब वज्र को आप कैसे लिखोगे? आप एक एक अक्षर लिखोगे। ब
जय और रे, ऐसे बजर के समान होता है ऐसे। या तो आप हिंदी में लिख लो, हिंदी में ना लिखे तो आप इनको कैसे लिख सकते हो इंग्लिश में, BJR ऐसे। और इस वंश के 3 शासकों के नाम सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है बृहदर्थ। बृहदर्थ के बाद में अगला शासक आता है वो है जरासंध। जरासंध के बाद में अगला शासक आता है वो है रिपुंजय। रिपुंजय। तो ये बृहदत्त वंश के शासक है। बृहदत्त वंश के शासकों में हमें याद यहीं कर लेते हैं थोड़ा सा, बाद में इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आप यहाँ पे याद रखना कि बृहदत्त वंश का जो बृहदत्त है, इसके पिता का नाम, इसके जो पिता है उसका नाम बसु है। बसु। रामायण में उल्लेख मिलता है कि ये बसु कहाँ का शासक था, ये चेदी राज्य था। चेदी राज बसु। और बसु ने बसुमती या गिरिवर्ज की स्थापना की थी, ठीक है। और बृहदत्त वंश के बृहदत्त ने इस बृहदत्त वंश की स्थापना मगध में की थी। और जरासंध है, उन्होंने गिरिवर्ज को राजधानी बनाया था। गिरिव्रज को राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया था, बस इतना याद रखना है। और रिपुंजय इस वंश का क्या होता है, अंतिम शासक होता है। अंतिम शासक होता है, इतना याद करोगे। अब जरासंध की कहानी जो महाभारत में आती है उसके बारे में यहाँ पे इतिहास में इतना ज़्यादा कोई आपसे प्रश्न वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए इसको कभी टाइम मिलेगा तो बाद में सुनाएंगे। ऐसी तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। अब बात करते हैं अपन हर्यक वंश के बारे में। इनके शासकों को याद करने के लिए आपको एक बात याद रखना है कि इस वंश का संस्थापक का नाम बिंबिसार, और बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। 52 को वो कैसे लिखता है, बा उ मन, बाउमन। तो आप कैसे याद रखोगे कि 52 को उन्होंने बाउमन बोला। अगर बाउमन आप याद करते हो तो ये राजा भी याद हो जाएंगे। सबसे पहले शासक का नाम है बिंबिसार। क्या नाम है, बिंबिसार। बिंबिसार। बिंबिसार के बाद में ऐसे बन जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद में अगला शासक होता है वो है उदयन। इसे उदयभद्र भी कहते हैं। उदयन के बाद में शासक बनता है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बाद में शासक बनता है मुंडक। मुंडक के बाद में शासक बनता है नागदशक। नागदर्शक या नागदशक, दर्शक बोल दो या दशक बोल दो। तो एम यहाँ पे बी से बिंबिसार, ए से अजातशत्रु, यू से उदयन, ए से अनिरुद्ध, एम से मुंडक और एन से नागदर्शक। 52 को बाउमन लिखना है, बाउमन, बाउ और मन ऐसे करके, ठीक है। बिंबिसार के बारे में अब इनका राज्य की बात करें, कितने कितने वर्षों तक शासन किया, तो बिंबिसार ने यहाँ पे लगभग या फैक्ट है 52 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद अजातशत्रु की बात करें तो इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था। उदयन की बात करें तो इन्होंने 16 वर्षों तक शासन किया था। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, इन तीनों ने मिलकर के 32 वर्षों तक शासन किया था। अब इनके शासनकाल की बात करें तो ये 544 से लेकर के, बिंबिसार का जो शासनकाल है 544 से लेकर के, और इसमें से 52 कम करेंगे तो ये है 492 BC। कितना है, 492 BC तक इसका शासन रहता है। कितने वर्ष तक शासन करता है, 52 वर्षों तक। इसके बाद में ये 32 वर्षों तक करता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 492, और इसमें से 32 कम करेंगे तो ये हो गया 460 BC तक इसका शासन रहता है अजातशत्रु का। उदयन ने 16 वर्षों तक शासन किया था, तो यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं 460 में से 16 जाएंगे तो कितना होगा, 444 BC तक इनका शासन रहेगा। और इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया तीनों ने। और अंतिम नागदर्शक, तो आपको यहाँ रखना है 444 में से 32 जाएंगे तो 412 BC तक। ये इन शासकों का काल आप आराम से ऐसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगी थोड़ी मेहनत करने पर। इसके बाद में बात करते हैं शिशुनाग वंश की। अगला जो वंश है उसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में जो शासक हुए हैं उनकी अगर हम सबसे पहले बात करें
तो पहला शासक तो शिशुनाग। अब याद करना, देखो बृहदत्त वंश के रिपुंजय की अंतिम शासक, उसके बाद में हर्यक वंश की स्थापना होती है मगध में। अब हर्यक वंश को वास्तविक वंश माना जाता है। इसके बाद में शासक बनता है नागदशक। शासक कौन बनता है यहाँ पे अंतिम, किसमें, हर्यक वंश में, नागदशक। नागदशक की हत्या करके शासक बनता है शिशुनाग। तो इसको याद करना आसान है। ये बड़ा नाग था अर्थात राजा था, और ये मंत्री था मतलब छोटा नाग था, तो बड़े नाग को छोटे नाग ने मार दिया, है ना, ऐसे। तो इसका नाम हो गया शिशुनाग। क्या नाम आ गया, शिशुनाग, मतलब छोटा नाग, ऐसे शिशुनाग। तो नागदशक को मार करके शासक बनता है शिशुनाग, दाशक या नागदशक को मानकर। इसके बाद में ये क्यों मार देता है, क्योंकि ये कम जहरीला नाग था, ये जहरीला नाग था। जहरीला नाग कौन से कलर का होता है, काले कलर का होता है साहब। तो इसके बाद शासक बनेगा कालाशोक, शासक बनेगा कालाशोक। उसके बाद में इसे पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहते हैं, वही काला कलर का, ऐसे। उसके बाद में कालाशोक के उत्तराधिकारी, उसके बाद में आते हैं कालाशोक के उत्तराधिकारी और अंतिम शासक। इन्हीं उत्तराधिकारियों में इनका जो अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक होता है। अगर हम बात करें इनके शासनकाल की, तो आप यहाँ पे लिखोगे 412, और इसको 18 से याद मत करो, इसको यहाँ से याद करो। यहाँ से चालू हुआ, ये 92 तक था, 492 तक। तो यहाँ पे भी 392 तो नहीं है, 94 BC तक शासन रहेगा। इसको मैं इसी के आधार पे याद करा देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे देखो कालाशोक 28 वर्षों तक शासन करता है। कालाशोक कितने वर्षों तक, 28 वर्षों तक शासन करता है। तो यहाँ पे क्या याद रखोगे आप, 394 BC यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 92 में लिखा था, कितना था, 460 तक। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कर दो आप 366 BC तक, 366 BC तक। अब उसके बाद में ये नंदीवर्मन और कालाशोक के उत्तराधिकारियों ने शासन किया। तो इनने कितने सालों तक शासन किया, लगभग 22 वर्षों तक इनका शासन रहा। इसने 28, इसने 18, इसने 28। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे हमने वही 60 था, यहाँ 66 है, यहाँ 92, यहाँ 94। अब यहाँ पे हम वापस लिखेंगे 366, और 366 को यहाँ पे कितना आया बाद में 44, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 344 BC। तो इस प्रकार से शिशुनाग वंश के शासकों का क्रम और उनकी ये डेट हम याद कर सकते हैं कि उनका शासनकाल कब से लेके कब तक रहा। आगे आता है नंदवंश। नंदवंश में 2 शासकों के नाम पढ़ने हैं आपको। कितने शासकों के, 2 शासकों के नाम पढ़ने। एक जो नंदवंश का संस्थापक था उसका नाम था महापद्मानंद। महापद्मानंद मतलब आनंद से भी ज़्यादा बड़ा, मतलब संख्या होती है शंख पदम, करोड़ 10 करोड़ शंख पदम, मतलब ऐसे। तो आनंद कितना, पदम मतलब इतना भयंकर, महापद्मानंद मतलब बहुत ही ज़्यादा आनंद, ऐसे। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि ये एक नाई जाति के थे, और नाई जाति के इस व्यक्ति ने नंदीवर्धन जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, कहा जाता है कि इसकी हत्या कर दी और नंद वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी चीज़ है, नागदशक। यहाँ पे हम देखें मान लो तो नागदशक के बाद में शिशुनाग वंश, नंदीवर्धन जिसे महानंदी भी कहते हैं, तो नंदी की हत्या करेगा तो नंद वंश आ जाएगा आगे, ऐसे। अब इसमें हम बात करते हैं कि तो महा आनंद, कितना आनंद है, महान आनंद है। इन्होंने आनंद कितने वर्षों तक लिया, इन्होंने 22 वर्ष। नंदवंश के सभी शासकों ने केवल 22 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। इसके बाद में महापद्मानंद के बाद में यह आनंद कौन लेगा, तो इनके पुत्र, और इनके 10 पुत्रों ने शासन किया। कितने पुत्रों ने, इनके 10 पुत्रों ने मगध पर शासन किया, और उन्हीं में से इसका अंतिम पुत्र था, उसका नाम था घनानंद। क्या नाम था, घनानंद, ये। और इसी घनानंद के समय सिकंदर आक्रमण करता है। ये घनानंद क्या होता है, अंतिम होता है, अंतिम शासक होता है या इसी के समय आक्रमण होता है किसका, सिकंदर का। और इसी घनानंद ने महान आचार्य चाणक्य का अपमान करता है, और उसी के कारण चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य इनका उन्मूलन कर देता है, और यहाँ इनकी जगह मौर्य वंश की स्थापना होती है।
तो इनका जो शासनकाल है दोनों का मिलाकर, सभी का मिलाकर के कब से माना जाएगा, कब तक माना जाएगा, 344 से 22 साल लगभग, मतलब ऐसे। तो यहाँ पे 323 या 22 BC इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, ये हो गया नंद वंश। अब बात करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासकों को याद करें उससे पहले तो इनका काल याद करेंगे, भाई इनका शासनकाल कब से लेकर कब तक था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे 323 BC से लेकर के और 184 BC तक मौर्य वंश का शासन रहता है भारत में। 323 से लेकर के कितने तक रहता है, 184 BC तक। और जिसमें महत्वपूर्ण तो 3 शासक है, इसके अलावा और भी कुछ शासकों के नाम आते हैं और फिर इसका अंतिम शासक आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इस वंश का मैं आपको याद रखना कि मौर्य वंश का जो महान शासक है, अब महान कौन कहलाता है, अशोक महान। तो मौर्य वंश का महान शासक कौन था, अशोक। और अशोक क्या है मौर्य वंश का, तो अशोक मौर्य वंश का क्या है, महान शासक या मैन है। मैन को क्या बोलते हैं हम ऐसे याद रखोगे कि मौर्य वंश का चंद्र बिंदु अशोक को माना जाता है ना। क्या याद रखोगे, मौर्य वंश का चंद्र बिंदु अशोक को माना जाता है, अशोक को माना जाता है ऐसे। तो देखो, चंद्र से आपको एक शासक याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश का संस्थापक, चाणक्य की सहायता से घनानंद को, जो अंतिम नंद शासक घनानंद को परास्त करता है और मगध का शासक बन जाता है। और उसके बाद में दूसरा शासक आता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार शासक बनता है। उसके बाद शासक बनता है अशोक, और अशोक के बाद में उसके उत्तराधिकारियों में कुणाल, उसके बाद में दशरथ, संप्रति, जालोक आदि नाम आते हैं। और उसके बाद में इस वंश का अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक उसका नाम होता है वृहद्रथ। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है, वृहद्रथ। अब हम बात करें यहाँ पे कि वृहद्रथ लगभग कब शासन कर रहा था, तो 184 BC में ऐसे। चंद्रगुप्त का कार्यकाल हमें याद रखना है, तो ये मौर्य है, इनके बारे में हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले आपको 323 BC से लेकर के 298 BC तक शासन रहता है किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद में यहाँ आता है बिंदुसार, जिसका 298 से लेकर के और 273 BC तक शासन रहता है। उसके बाद में आता है अशोक, जिसका 273 BC से लेकर के 232 BC तक शासन रहता है। वैसे इसका राज्य अभिषेक 269 BC में होता है। ठीक है, 4 साल तक ये उत्तराधिकार संघर्ष में करता है और फिर राज्य प्राप्त करता है। उसके बाद में 232 BC से लेकर के और लास्ट में बृहदत्त तक जितने भी कुणाल, दशरथ, संप्रति, जालोक ये शासक हुए, इन्होंने कब तक शासन किया, 232 BC से लेकर के, और इनका शासन रहता है 184 BC तक। 184 BC में बृहदत्त की हत्या कर देता है उसी का अमात्य, जो बनारस का गवर्नर होता है उसी का अमात्य होता है, और वो बृहदत्त की हत्या करके खुद सिंहासन पर बैठ जाता है। और शुंग वंश में आप याद रखना सूंघना, शुंग वंश में क्या याद रखना है, सूंघना, सूंघना। अब अच्छी चीज़ों को सूंघते हैं, है ना, अच्छी चीज़ों को ही सूंघते हैं, जैसे भगवान होते हैं, देवता होते हैं, वो सूंघते हैं, सूंघना। अब क्या सूंघोगे, तो पुष्प। तो इसके संस्थापक कौन सा है, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। ये क्यों बताया, क्योंकि बृहदत्त नाम से इसका नाम नहीं बन रहा था, इसलिए अलग से याद रखना। पुष्यमित्र शुंग फूल सूंघते हैं। इसके अलावा प्राचीन काल में देवताओं को भी जैसे भोग दिया जाता है, तो किस पे, अग्नि के ऊपर, है ना। तो अगला जो इनका शासक आएगा वो आएगा अग्निमित्र। कौन सा आएगा, अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद में अग्निमित्र के 10 पुत्र आएंगे, पुत्र। और इस वंश का अंतिम शासक होगा वो होगा देवभूति या
देवभूमि, देवभूति या देवभूमि इस वंश का अंतिम शासक होता है। इनके कार्यकाल की बात करें कि इसका कब तक रहेगा, तो 184 BC से लेकर के आपको याद रखना है 175/73 BC तक। तो दोनों ही डेट आती है, क्यों आती है उसके बारे में जानकारी। पहले पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो इनका शासनकाल कब से लेकर कब तक रहता है, तो यहाँ पे याद करोगे कि ये शासक बनते हैं 184 BC में, और यहाँ से लेकर के और ये शासक रहते हैं, इसी 184 को उल्टा करके लिखना है 148 BC तक इनका शासन रहता है। उसके बाद में अग्निमित्र आ जाते हैं, तो अग्निमित्र का शासनकाल कब से लेकर के कब तक रहता है, तो यहाँ याद रखना 148 से लेकर 141 तक इनका शासन रहता है। इसके बाद में आपको आगे याद रखना है देवभूति में कि इनका जो शासन 10 पुत्र व देवभूति इन सब का जो शासन रहता है वो 141 से लेकर के और कहाँ तक रहता है, तो आपको याद रखना है 75 या 73 BC तक, 75 या 73 BC तक रहता है। मैं 75 और 73 क्यों बोल रहा हूँ समझो। कहा जाता है कि शुंग वंश के ये सूंघने वाले शासकों ने 112 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था। 184 से 75 ये तो 109 ही होते हैं, अब यहाँ 73 तक शासन करेंगे तो 112 हो गए। परंतु फिर मैं यहाँ पे 73 क्यों नहीं लिख रहा, 75 क्यों लिख रहा हूँ, उसका देखो कारण। ये यहाँ पे अगला वंश आता है कण्व वंश। शुंग वंश के अंतिम शासक होते हैं देवभूति या देवभूमि, उसको मार देते हैं वासुदेव। तो इस देव को वासुदेव ने मार दिया और कण्व वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। और इसने 9 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष शासन किया इसने, 9 वर्ष। वासुदेव के बाद में एक भूमि मित्र, इसका उत्तराधिकारी भूमि मित्र होता है, भूमि मित्र, और इन्होंने 14 वर्षों तक शासन किया था। भूमि मित्र ने कब तक, 14 वर्षों तक। भूमि मित्र के बाद में अगला शासक इनका आता है, उसका नाम होता है नारायण। और जो नारायण का शासनकाल है वो 12 वर्षों तक है। और नारायण के बाद में इनका अंतिम शासक आता है, उसका नाम है सुशर्मा। और सुशर्मा ने शासन किया था 10 वर्ष तक। तो हम कहें कि इस कण्व वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन सा है, सुशर्मा है, सुशर्मा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कण्व वंश है उसकी समाप्ति हो गई, किसने कर दी, सुशर्मा ने। और ये कण्व वंश के जो शासक थे इन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया, इन्होंने 45 वर्ष तक शासन किया। जबकि हमें पता है कि सुशर्मा की मृत्यु या कब हुई थी, तो 30 BC में हुई थी। 30 BC, 30 ईसा पूर्व में इसको हत्या कर दी थी किसने, सातवाहन वंश के शासक है, उसका नाम है सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी थी और पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ राजा बन गया था, ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे तो आपको याद रखना कि यहाँ से अगर इसको हम यहाँ से चालू करें 75 से लेकर के और कहाँ तक, 73 तक, 75 से लेकर 30 तक, तो बन जाता है कितना यहाँ पे 45 वर्ष। लेकिन अगर मैं इसी को चालू कर दूँ कहाँ से, 73 से 30 तक, तो फिर बाद में 45 वर्ष नहीं बनते। और जबकि कि सर 3 साल नीचे किसका लो, 27 कर दो, 27 नहीं कर सकते मित्रों, क्योंकि सुशर्मा की हत्या तो 30 BC में ही हो गई थी। तो ये इतिहास में कुछ ऐसे मतभेद है, पर आपको सन ऐसे याद रखना, थोड़ा सा ही था, मैंने आपको बताया। उसके बाद में अब मित्रवंश, तो हमें इतिहास में जानकारी मिलती है कि 30 BC के लगभग मगध पर कोई मित्र वंश का शासन था। तो सर आपने अभी तो बताया सातवाहन शासक, देखो सातवाहन शासक दक्षिण भारत के, और दक्षिण भारत के शक्तिशाली शासकों का शक्तिशाली मगध साम्राज्य से मुकाबला होता है। मगध साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं और मगध साम्राज्य का विनाश हो जाता है कण्व वंश की समाप्ति के बाद में। तो कहीं न कहीं सिमुक तो यहाँ से हरा करके, इनका समाप्त करके, और ये दक्षिण में चले जाता है। और यहाँ किसी को राजा तो नियुक्त करके जाएगा, और वो राजा किसी की वंश का होगा, तो वो मित्र वंश का था। और ये मित्र वंश का शासक कब तक चलेगा, जब तक शकों का आक्रमण नहीं होता भारत पे, शकों का भारत पे आक्रमण नहीं होता जब तक। तो ये दोस्तों ये याद किया आपने, प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण तिथियां हमने याद कर ली। इसको आप 1-2 बार देखोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगी। और इन छोटी छोटी बातों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। याद क्योंकि
बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये डेट तो एग्जाम में आती ही नहीं है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जब ये याद हो रहा है आसानी से तो फिर याद कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो लॉजिक वगैरह लगा करके आप याद करो। जो कोई भी ये कहता है कि मैं केवल एक बार पढ़ने से ही याद हो जाता है, तो ये तो थोड़ी सी बात हजम नहीं होती। अपने दिल पर हाथ रख के सोचना कि या तो आप एक चीज़ को 1000 बार पढ़ोगे तो वो आपको याद हो जाएगी 1000 बार पढ़ने से, या आप उसी को स्मार्ट तरीके से एक बार पढ़ लो, मतलब लॉजिक, कहानी, ट्रिक्स कैसे भी करके वो आपको 1-2 बार में ही याद हो जाएगी। ये चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं 14-14 घंटे पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। तो उसका कारण क्या? भैया तू पढ़ क्या रहा है? किताब पढ़ी, 4-5 पेज पढ़े, दिमाग में कोई और बातें चल रही है और बस फिर बाद में, अरे किताब पढ़ रहा था मैं तो, ये कौन सी बात आ गई, वो वहाँ पहुँच जाता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप जो भी चीज़ पढ़े उसे इंटरेस्टिंग बना के पढ़े। जो हम जैसे फिल्म देखते हैं तो कितना याद रहता है, ऐसे ही यहाँ जियो। आप सोचो कि मैं वहाँ होता, मतलब ऐसे कैसे सन, कैसे याद करना, कैसे राजा ने किसके साथ क्या संबंध, ऐसे सारी चीज़। और बस याद करोगे, याद हो जाएगा 100%। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा याद करने के तरीके भी। आज हमारा ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक एक राजवंश के बारे में। एक एक राजवंश, उनके शासक, उन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहला जो हमारा राजवंशों में आएगा उसमें हम अध्ययन करेंगे बृहदत्त वंश के बारे में। मैंने कहा था कि हमने पढ़ लिया, अब इसके बारे में हम आगे अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बस बृहदत्त वंश का संस्थापक बृहदत्त था ये। उसके बाद में प्रताप शासक जरासंध, उन्हें राजगीर को क्या बनाया, राजधानी बनाया। उसके बाद में उसका अंतिम शासक रिपुंजय पड़ा। अब हमारा हर्यक वंश है। हर्यक वंश में हमने देखा उसके कार्यकाल देख चुके हैं, हर्यक वंश के शासकों का क्रम देख चुके हैं। हर्यक वंश भी नागवंशीय थे। हर्यक वंश को पितृहंसा वंश कहते हैं। तो अगला जो हमारा वंश है उसका नाम है